नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। संसद के अंदर और बाहर, कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज और यादें आज फिर से ताजा हो गई। इसकी धमक दिल्ली में भी सुनाई दी और श्रीनगर में भी। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत चर्चा लोकसभा में शुरू हो गई, जिसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। दूसरी तरफ भारतीय सेना ने आज श्रीनगर के पास ही दाची गांव में ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन में 3 विदेशी आतंकियों को अभी तक ढेर कर दिया गया है, एक और का पता लगा लिया गया है। इन तीनों की पहचान, जिनको मारा गया है, उनकी पहचान की गई है अबू हमजा, यासिर और सुलेमान के तौर पर। पुलिस ने फिलहाल इस बात पर मुहर तो नहीं लगाई है कि ये मारे गए आतंकियों का संबंध पहलगाम हमले से था या नहीं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सुलेमान, जो ये 3 आतंकी हैं, ये सारे फॉरेन टेररिस्ट यानी कि सारे पाकिस्तान मूल के हैं। जो सुलेमान है वो उन आतंकियों में से एक था जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों को उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कश्मीर से आई इस बड़ी खबर के बीच देश भर की निगाहें थी भारत की संसद के ऊपर। 3 एडजर्नमेंट्स होने के बाद लोकसभा में आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर पर जो 16 घंटे की बहस होनी थी, वो 2:05 पर शुरू हुई। सरकार की तरफ से पहले और मुख्य स्पीकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, जिन्होंने करीब 1 घंटे तक का भाषण दिया। उन्होंने 55 मिनट का भाषण दिया। उसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले को लेकर के जो पिछले 3 महीनों से विपक्ष की तरफ से राजनीति हो रही थी, जो राजनीतिक हमले किए जा रहे थे, जो सवाल पूछे जा रहे थे, जो आरोप लगाए जा रहे थे, उन सब का एक एक करके जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने सदन को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज ने कैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, वो भारत का इस वक्त जो सेंटिमेंट है, जो लोगों की भावना है, जो जन भावना है, उसके अनुरूप नहीं है। कांग्रेस की जब बारी आई तो गौरव गोगोई ने उनकी तरफ से शुरुआत की। उन्होंने 3 मुद्दे पर सरकार को घेरा। पहला, यह कहा कि ट्रंप के आगे भारत ने सरेंडर कर दिया। दूसरा, कि भारतीय फाइटर जेट का अगर नुकसान हुआ है तो सरकार उसका खुलासा क्यों नहीं कर रही। और तीसरा, पहलगाम आतंकी हमले में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। इन सब का जवाब भी रक्षा मंत्री ने दिया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जो लक्ष्य साधे थे, जो भारत की सेना ने लक्ष्य साधे थे, वो सब के सब पूरे हुए हैं और आखिरकार पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर, उनके गिड़गिड़ाने पर ही ऑपरेशन को रोका गया। और जहां तक कि भारतीय जेट के नुकसान की बात है, राजनाथ सिंह ने कहा कि शायद विपक्ष को यही समझ में नहीं आ रहा कि उनको सवाल क्या पूछने चाहिए। असली सवाल उन्होंने उसकी लिस्ट दे दी। उन्होंने कहा कि उनको पूछना यह चाहिए कि क्या हमारे सारे उद्देश्य पूरे हुए हैं, क्या हमारी किसी भी सैनिक को क्षति पहुंची है और क्या हमने आतंकी आकाओं के जो हेडक्वार्टर्स है उस पर हमला करके उसको नष्ट किया है। क्या थे उनके जवाब, सुनिए। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे, उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है अध्यक्ष। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। रुकिए तो रुकिए, बता देगा अध्यक्ष महोदय। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे
यदि यदि उन्हें यदि यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। हाँ हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है, आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, तो मैं जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी, नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती, क्योंकि गृह मंत्री खुद वहां पे थे कुछ ही हफ्ते पहले, खुद उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया कि आपके पास जानकारी नहीं थी। और अभी भी लगातार लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा जारी है। ऐसा बताया जा रहा है कि आज रात 12 बजे तक ये चर्चा चलेगी। दिन में 2 बजे शुरू हुई है। लगातार सरकार पर हमलावर है विपक्ष। ऐसे में अड़ी के सवाल है बिल्कुल सीधे, अब जब संसद के अंदर सरकार ने किया है फैक्ट चेक, क्या पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर जो राजनीति हो रही है वो खत्म हो जाएगी? और जन भावना, पब्लिक मूड के खिलाफ लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा करके क्या कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है? गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार और विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ है। लेकिन अखिलेश प्रताप जी, सबसे पहले आपसे सवाल करूंगी। अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आज तो राजनाथ सिंह जी ने बोल दिया कि आप सवाल ही सही पूछ नहीं रहे हैं, आपको 3 सवाल पूछने चाहिए। 1, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? 2, जिन आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाया, क्या उनके आकाओं के जो घर हैं, ऑफिस है, उनको नेस्तनाबूद किया गया? और 3, क्या हमारे किसी भी सैनिक को क्षति पहुंची है? आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं तो असली जवाब कैसे मिलेगा? अखिलेश जी। नहीं, आप पद्मजा जी बहुत अच्छा मुद्दा उठाएं। ये जो 14 के बाद की बीजेपी का जो डीएनए है ना, फिक्स सवाल पूछना जाना। आप लोगों को तो पता होगा, पहले मिल जाता है फिर वही पूछना साहब से। तो मुझे तो नहीं पता सर, आपको बेहतर पता होगा, मुझे तो नहीं पता। फिक्स सवाल से अलग पूछ लिया, अरे वो तो चलिए नहीं पता होगा, कोई बात नहीं।
तो वो जो लाइन से हट के सवाल आ जाता है और पैर कांपने लगता है आज के भाजपाइयों का, तो वही हाल है कि अब तो सवाल भी फिक्स हैं। वहाँ से आता है पीएमओ से, कोई दूसरा सवाल कोई ना पूछ ले। सदन में माननीय मोदी जी बैठे थे कि नहीं बैठे थे? देश के इतने महत्वपूर्ण विषय पे बात हो रही है, सदन में मोदी जी बैठे थे कि नहीं बहस के समय? पर सर, रक्षा मंत्री ने याद दिलाया कि कभी ऐसे सवाल हमारे देश में पूछे नहीं गए हैं। हमारी देश ने कई जंगें लड़ी हैं। बोलने दीजिए। कभी भी किसी जंग में विपक्ष में होते हुए भी किसी पार्टी ने सवाल पूछा है क्या? बोलने दीजिए, पहली बार तो कोई जंग हुई नहीं है अखिलेश जी। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ऐसे सवाल आप पहले किसने परेशान पूछे? क्यों हो रही हैं? बोलने दीजिए, आपने प्रश्न कर लिया। क्योंकि मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि ये फिक्स सवाल नहीं होने चाहिए, जेन्युइन सवाल होने चाहिए। ऐसे जेन्युइन सवाल विपक्ष ने कभी सरकार से पूछे हैं क्या? आपको हमने 65 की जंग लड़ी, हमने 71 की जंग लड़ी, हमने 62 की जंग लड़ी। आज 65। अरे बोलने देंगे तब ना बोलेंगे, अभी फिर आपको परेशानी होने लगेगी। अटल जी कब थे बीजेपी के नेता? किस जंग में उन्होंने सवाल खड़ा किया था? किस जंग में पार्लियामेंट बुलानी पड़ी थी? हाँ, आई है ज्ञान। और उन्होंने यहाँ पे बोला था क्या कि हमारे कितने विमान गिरे हैं? भाजपाइयों के उस जंग में उन्होंने बोला था क्या कि कितने विमान गिरे हैं हमारे? जो आदमी, हाँ पूछा रोज, अरे रोज सदन में यही पूछा जा रहा था अटल जी क्या पूछ रहे थे, और रोज सदन में बताया भी जा रहा था कि हमारे कितने विमान गिरे हैं, कितने टैंक हमारे खराब हुए हैं। उस पार्टी से अरे सब ये बातें होती थी, नहीं सदन बुलाना पड़ा था ना। आपको सदन क्या में ये सुना कब पता? पूछा था सर? सदन में ये पूछा था आप बोले। तो ये बताइए अखिलेश जी, एक सेकंड, मैं एक काउंटर सवाल पूछना चाहती हूँ, फिर आप पूरे 2 मिनट। आप अपना इमला बोल दीजिए, जो पीएमओ से आया वो इमला बोल लीजिए। मेरे को तो नहीं आया सर, आपको सब पता रहता है कौन कैसे सवाल पूछता है, मुझे नहीं आते। आज मुझे आ जाते सवाल तो बड़ी आसानी रहती है, नहीं मिलते। मेरा सिर्फ एक है। चलिए कोई बात सुनिए, एक मेरा खुद का जो सवाल है वो पूछने दीजिए अखिलेश जी कि आप अगर कह रहे हैं कि विमान का गिरना मतलब हमने सरेंडर कर लिया, एक सेकंड में, तो किसी जंग में फिर हमने कोई जंग जीती नहीं है, क्योंकि कोई भी जंग होती है दोनों तरफ को नुकसान तो पहुंचता है। देखिए, आप मुझे कितना सेकंड निर्बाध देने के लिए बोलने के लिए? 2 मिनट बोलिए। क्योंकि आपको परेशानी बीजेपी से ज्यादा होती है। देखिए देखिए कि आप जिसकी तारीफ कर रहे हैं, मैंने पूछा क्या मोदी जी सदन में बैठे थे? नहीं बैठे रहे होंगे, आप नहीं बता पाएंगे कि हाँ नहीं बैठे थे। इतने महत्वपूर्ण विषय किस लिए हैं भाई हमारे प्रधानमंत्री जी? किसी प्रश्न का सवाल नहीं देंगे, सदन में आप आएंगे नहीं, विपक्ष की बात सुनेंगे नहीं, आल पार्टी मीट में आएंगे नहीं, सीज फायर की सूचना आल पार्टी मीट में देंगे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं, पत्रकारों को जवाब देंगे नहीं, ट्रंप रोज बोल रहा उसका भी जवाब देंगे नहीं, ट्रंप बता रहा कितने विमान, मैंने इतने विमान गिरे उसका भी जवाब देंगे नहीं। आप सिर्फ भाषण करने के लिए प्राप्तम पे पढ़ के, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है आपकी। आपको कोई जवाबदेही नहीं है। इस तरह से देश नहीं चलता। ये जो है ना, जिनको तानाशाही सोच के लोगों की ये प्रवृत्ति होती है। लोकतंत्र है, सवाल होंगे, जब जिम्मेदारी मिली है तो जवाबदेही आपकी है, और जिसकी जवाबदेही है उससे सवाल होंगे। ठीक है, आपके ऊपर है कि आप उसको ठीक से राष्ट्र को संबोधित करें। अब राजनाथ सिंह जी बता रहे हैं कि आपको मेरा डोजियर नहीं मिला क्या? अरे भाई भेज दिए होते डोजियर पहले ही, जैसे और जगह जाता है। बता रहे हैं क्या शब्द क्या है? महाराज अब तो रोक दीजिए। पाकिस्तान कह रहा है महाराज अब तो रोक दीजिए, और आपने रोक दिया। क्यों भाई? कल तक तो इसी सदन में आपके मंत्री आप लोग बोलते थे मेरा लक्ष्य पीओके लेना है, अब कह रहे हैं नहीं मेरा लक्ष्य पीओके लेना है ही नहीं है। इसी सदन में बयान है। अरे कुछ तो राष्ट्र की बात सोचो, सिर्फ सत्ता की अपनी। किसी से भी आपने एक भी आप तलब करिए, राजनाथ सिंह जी कहिए अमेरिका के विदेश, ठीक है 2 मिनट हो गया, एम्बेसी को हम अभी तलब कर रहे हैं। अखिलेश जी बिना रोके मैंने आपको पूरे 2 मिनट दिए, अब 2 मिनट 15 सेकंड हो चुके हैं। अब आप मेरा एक काउंटर सवाल का जवाब दीजिए
क्या प्लेन गिरना, पहली बात तो बार बार प्लेन का मुद्दा, प्लेन पे आप सवाल उठा रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिर गए। आज फिर सदन के अंदर आपके नेताओं ने यह सवाल पूछा, क्या यह पब्लिक मूड के खिलाफ है? ऐसा आज रक्षा मंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रहित पब्लिक मूड के ही खिलाफ है, जो आप ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं। आपने पहले भी कहा कि क्या कभी जंग में प्लेन नहीं गिरते हैं क्या? हाँ, तो जब गिरते हैं तो बताने में आपत्ति क्या है? क्योंकि सर इसमें सिर्फ पाकिस्तान का फायदा होता है अखिलेश जी। अमेरिका क्यों बता के रहा है? अंदर ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड हो जाता है। क्या फायदा है? कोई भी जंग होगी नुकसान होगा। अब सुन लीजिए, सुनिए प्लीज सुन लीजिए। आप लोग पाकिस्तानियों को बुला के डिस्कशन कराएं और हमारे देश को गाली दें। सर सबसे पहले पहली बात तो हमने वो बंद किया था, और कोई पाकिस्तानी के मुंह से हम कभी अपने देश को गाली नहीं देने देते। मैं आपके व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, मैं चैनल मैंने बोला। हाँ। मैंने चैनल बात किया। सुनिए, बुलाना है बड़े, और अभी सब कुछ ऑपरेशन सिंदूर चालू है। हाँ। लेकिन क्रिकेट मैच भी चालू है। अब सर अब क्रिकेट मैच में चले, मैं सिर्फ प्लेन्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको कुछ आंकड़े दे देती हूँ। सच बात यह है कि सर कि 71 की जंग हो या 65 की जंग हो या 62 की जंग हो, दोनों तरफ को नुकसान होता है। और कई मिलिट्री हिस्टोरियंस तो यह भी कहते हैं कि 65 की जंग में हमारी एयरफोर्स को अनफॉर्चुनेटली ज्यादा क्षति उठानी पड़ी थी पाकिस्तान के मुकाबले। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कहेंगे कि हमने सरेंडर कर दिया, हम हार गए, अच्छा प्योरा ब्यौरा दो, पूरी लिस्ट निकाल दो। यह जंग में होता है। उस वक्त हमने जंग लड़ी, हमारे कई विमान 70 से ज्यादा गिर गए थे। 71 में भी हुआ था, ये 65 में भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हम लड़े और हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया। यही सबसे बड़ी बात है अखिलेश जी। और बार बार अगर हम गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स का फायदा होगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। वो वहां बैठ के कहेगा कि देखो भाई 47 के बाद से लेकर के 2025 तक भारत के तो विमान गिरे ही जा रहे हैं, ये लोग एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और टीवी पर डिस्कस कर रहे हैं कि किसने कितने गिरा दिए। अब सुनिए, अब मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। देखिए बस 10 सेकंड, फिर मैं ओपन अप करूंगी। सब लोग इंतजार कर। किसी नेता ने तो ये बात बोला नहीं। हाँ सुनिए, बीजेपी के किसी नेता ने तो यह बात बोला नहीं। हमारे सीडीएस ने विदेश की धरती से जानकारी दी। क्या ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं क्या? फिर आपके हिसाब से उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा अखिलेश जी। उनसे जब ये सवाल पूछा गया, उल्टा उन्होंने कहा इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाई देयर वर लॉसेस, इट इज इम्पोर्टेंट हाउ वी रिकवर्ड। उसके बाद हमने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके उनको नुकसान किया ना। सुनिए जी। और उससे बड़ा हमारे एक अटैची ने, इंडोनेशिया के कैप्टन जो थे वहां पे, शिव कुमार ने, उन्होंने और बड़ी बात कर दी कि राजनीतिक आकाओं ने हमारे हाथ बांध रखे थे। ठीक है, चलिए आपको लगता है कि आज के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आप एक वाइट पेपर बीजेपी कौन सा चेहरा दिखाएगी? अब मैं ओपन अप करती हूँ। वही चेहरा दिखाएगी जो हम इतने सालों से दिखाते आ रहे हैं। बड़ा मुद्दा है, जंग ऐसी ही लड़ी जाती है। सुनिए, और ये चेहरा कोई बीजेपी का थोड़ी ना है, ये तो भारत की सरकार का चेहरा होगा। कोई बीजेपी जंग जाके लड़ रही है। प्लीज एकदम भारत के चेहरा देख। सुनिए, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है सर, एक सेकंड। अब 15 मिनट हो गए हैं, हमने बहुत विस्तृत चर्चा की है, इसको ओपन अप करते हैं। गुरु प्रकाश, 2 सवालों का जवाब दीजिए। आज का दौर अलग है, आज का दौर है पब्लिक इंफॉर्मेशन का, स्क्रूटिनी का। आप एक व्हाइट पेपर निकाल दीजिए। और आज गौरव गोगोई ने बोला है हमारे पास क्षमता है सच सहने की, पूरी दुनिया को, देश को जानना चाहिए कि हमें क्या नुकसान हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। आप छुप रहे हैं और प्रधानमंत्री भी नहीं आया आज। नहीं पद्मजा जी दिख गया ना। अभी व्याकुलता दिख गई, सदन में दिख गई, अभी आपके शो पे दिख गई। मैं पुनः बोलना चाहता हूं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सम्मान, हमारे स्वाभिमान और संप्रभुता का विषय, ये कोई बीजेपी और कांग्रेस का विषय नहीं है। आई एम सॉरी, ये बीजेपी और कांग्रेस का विषय बना करके अति असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा का परिचय देना कहां तक उचित है? और आपने, मैं आपके प्रारंभिक उद्बोधन को सुन रहा था पद्मजा जी, आपने कहा, आपने अड़ी की जो तीसरा सवाल है आपका, बहुत सटीक सवाल है। आपने कहा कि क्या यह कांग्रेस का तीसरा सेल्फ गोल है? यह जवाब है हां। सर्जिकल स्ट्राइक, सबूत दो। सेना के शौर्य पराक्रम पे सवाल उठाओ। लगातार बालाकोट में क्या हुआ बताओ, वहां कितनों को मारा बताओ। यह सेना के शौर्य और पराक्रम पे सवाल उठाना नहीं है तो और क्या है? हम पूछना चाहते हैं आपसे।
लगातार, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अब ये सीडीएस कर रहे थे, सीडीएस के ऊपर क्या टिप्पणी की थी संदीप दीक्षित जी ने? मुंह मत खुलवाइए मेरा यहां पे, यहां इतिहास में जाएंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगातार सरकारी आंकड़ों के साथ आपके पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है पद्मजा जी एक्सटर्नल अफेयर्स की, उस एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? इनके पार्टी के हैं। और उस कमेटी के मीटिंग में कहा गया कि यूएस वॉज नीदर इन्वॉल्व नॉर इन्फॉर्म्ड, नीदर इन्वॉल्व नॉर इन्फॉर्म्ड। क्यों स्वीकार कर लिया आपके पार्टी के लोगों ने? तब वहां आप सवाल क्यों नहीं उठाया? मुझे समझ में नहीं आता है पद्मजा, ये लगातार फैक्ट्स इनके पक्ष में नहीं है, ये कुछ भी व्याकुलता में बोलते हैं जो बिल्कुल, आज राजनाथ जी ने बता दिया, स्टेप बाय स्टेप बताया है कि लगातार हमने क्या क्या एक्शन लिया है और क्या क्या डैमेजेस हुए हैं। तब भी आपको वही लग रहा है। आप किसके स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं? आपको टॉकिंग पॉइंट्स कौन दे रहा है? आपको सवाल कौन दे रहा है? आपके मन मस्तिष्क में क्या है? ये समझ में नहीं आता। नहीं, आपका क्या मतलब है कि कौन स्क्रिप्ट दे रहा है, कौन इनको स्क्रिप्ट देगा? ये हम लोग अपोजिशन में रहे हैं, पक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा काम है कि देश के सामने जो भी इस वक्त के सवाल हैं वो हम जाकर के संसद में उनको सामने रखें। आपका क्या मतलब है कौन स्क्रिप्ट दे रहा है? आपको क्या लगता है कौन स्क्रिप्ट दे रहा है? नहीं तो ये जब ऑपरेशन चल रहा है पद्मजा जी, जब देश के सम्माननीय रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन इज स्टिल ऑनगोइंग, आपको क्या लगता है कि क्या क्या ये कहना चाहते हैं? ये लेकर के क्या किसको डिटेल देना चाहते हैं? राजकुमार भाटी जी, बताया कि ऑपरेशन महादेव में ये तो गंभीर बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि टॉकिंग पॉइंट्स कहीं और से आते हैं। है आतंकियों को पद्मजा जी, और कह रहे हैं कि भाई कुछ भी आप कहना चाहते हैं। बताइए, टॉकिंग पॉइंट्स क्या कहीं और से आ रहे हैं? 26/11 मुंबई में आक्रमण हुआ तो कहां थे राहुल गांधी जी? कुछ भी झूठे बोलना है आप लोगों को। राजकुमार भाटी जी। पद्मजा जी, मैं बोलूं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष जो भी सवाल उठा रहा है वो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए गंभीर सवाल उठा रहा है जो कि राष्ट्र के लिए ज़रूरी है। एक तो आप कृपया पीसीआर से कह दें, मुझे मेरी आवाज़ लौट के आ रही है, इससे दिक्कत हो रही है। ठीक है, 10 सेकंड दीजिए, बस ठीक कर रहे हैं, बोलिए। मैं जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो लोकसभा के अंदर सवाल उठाया और पद्मजा जी ने जो शो के शुरू में सवाल उठाए और जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी पूछ रहे हैं, मैं तीनों का जवाब देने का प्रयास करूंगा बहुत कम शब्दों में। पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ, 7 मई को सरकार ने और सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और 10 मई को वो समाप्त हुआ। 10 मई तक विपक्ष ने एक भी सवाल सरकार से नहीं पूछा। विपक्ष पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा रहा और विपक्ष ने खुले हाथ दिए सरकार को कि सरकार जो निर्णय लेना चाहे हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है। जब 10 अप्रैल को ऑपरेशन सिंदूर के रोकने की घोषणा की गई, उसके बाद सवाल खड़े हुए। वो 2-3 सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। माननीय राजनाथ सिंह बता रहे थे आज, वो उपदेश दे रहे थे कि ये सवाल पूछने चाहिए और ये सवाल नहीं पूछने चाहिए। जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है पूछे जाने। वो कह रहे हैं राष्ट्रहित के खिलाफ है। पूछना चाहिए। गुरु प्रकाश कह रहे हैं कि आपको टॉकिंग पॉइंट्स कहीं और से आ रहे हैं, किसी और की स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है। मैं बोलता हूं, देखिए, ये तो पद्मजा जी हो गए राजनीतिक आरोप, हम इन पे आरोप लगाएंगे, ये हम पे लगाएंगे। लेकिन मैं जो मुद्दे उठा रहा हूं, अगर उनमें से एक भी सवाल आपको गैर जरूरी लगे तो आप मुझे टोक देना। क्या ये सवाल जरूरी नहीं है पूछना सरकार से कि पहलगाम तक आतंकवादी कैसे आ गए, हमारी इंटेलिजेंस फेल क्यों हुई? दूसरा सवाल, क्या जब वो हमारे नागरिकों को मार रहे थे, पहचान कर करके मार रहे थे, हमारी तरफ से एक भी गोली क्यों नहीं चली? तीसरा सवाल, वो आतंकवादी हमारे लोगों को मार के सुरक्षित वापस कैसे निकल गए? फिर चौथा सवाल ये कि आज तक उनकी पहचान क्यों नहीं हुई है, आज तक वो पकड़े क्यों नहीं गए हैं? क्या ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है? ये सारे सवाल वाजिब हैं, पर जो सवाल पूछा जा रहा है कि हमारे जेट्स का कितना नुकसान हुआ, क्या आप उससे सहमत हैं कि ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि हमारे प्लेन्स गिर गए? क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस पार्टी का उसी पे है संसद के अंदर। आपको लगता है ये वाजिब सवाल है? पद्मजा जी, नहीं, भाटी जी बताइए, आपको लगता है ये वाजिब सवाल है? आप इंटेलिजेंस फेलियर पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे जेट्स गिरे कि नहीं गिरे, हमने क्यों रोक लिया, पीओके क्यों नहीं ले लिया, क्या आपको लगता है? 2 सवाल आपको और सुन लेने चाहिए, 2 सवाल और सुन लेने। बताइए। आप मुझसे पूछ रही है नहीं? देखिए, मेरा सवाल तो पूरे हो जाए। क्या जब 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर की समाप्ति की घोषणा की गई तो यह सवाल पूछना वाजिब नहीं है कि जब पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया था, जब पाकिस्तान दबाव में था, आपने अचानक ऑपरेशन सिंदूर बंद क्यों कर दिया? और ट्रंप क्यों बार बार घोषणा कर रहे हैं, 24 बार कह चुके हैं कि मैंने दोनों देशों को धमका के इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हो गए थे।
ये बकायदा हमारी सेना ने बोला है, ये आज रक्षा मंत्री ने बोला है, ये प्रधानमंत्री ने बोला है, अचीव नहीं हुए, लेकिन उसको कैसे आपको पता कि अचीव नहीं हुए? पहलगाम में हमारे लोगों को मारने वाले आज खुले घूम रहे हो गए थे, तो अभी पहलगाम में हमारे लोगों को करने वाले आज भी खुले घूम रहे हैं। अचीव नहीं हुए? नहीं जनरल सिवाच, चलिए अचीव हुआ नहीं अचीव, तो ऑपरेशन सिंदूर फिर फेलियर है, क्योंकि वो तो अचीव ही नहीं हुए। तो जो आज रक्षा मंत्री ने बोला है या पहले आपके डीजी एयर ऑपरेशंस ने बोला है वो गलत है, ये अचीव ही नहीं हुआ है। जनरल सिवाच, देखो पद्मा, एक बात समझनी पड़ेगी कि भारत के जो मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव थे कि भाई आतंकवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना और उनके जो आका हैं और पाकिस्तान की जो फौज है उसके 11 जो फ्रंट लाइन एयरफील्ड को बर्बाद करना आपने कर दिए। आपने 6-7 तारीख को 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किए, जैसे मोहम्मद लश्कर तौबा हरजबल मुजाहिदीन का जो हेडक्वार्टर था मुदीर का, आपका भावलपुर और मुजफ्फराबाद, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे। उसके बाद जब पाकिस्तान ने पलटवार किया, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में उसको नलीफाई कर दिया, हमने 9-10 की रात को उनको 11 जो फ्रंटलाइन एयरफील्ड है जिसमें सरगोदा भी, नूर खान भी, जकोबाबाद भी, भुलारे भी, रमहीम यार खान भी और स्कार्दू भी, और 3 से 4 महीने के लिए नॉन ऑपरेशन कर दिया। पाकिस्तान उसमें घुटनों पे आ गया और उसने रिक्वेस्ट की डीजीएमओ पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ से, और सर मिशन अचीव हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर अखिलेश जी साफ साफ कह रहे हैं, राजकुमार भाटी कह रहे हैं अचीव नहीं हुआ। आप चाहे जो बोल लीजिए, ठीक है, आपने 9 को मारा, आप 90 को मारते। हाँ, मैं यही कह रहा हूं पद्मा, जस्ट लिसन मी आउट। देखो सच्चाई यह है कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम ये पॉइंट बार बार आ रहा है, उस समय हम हावी थे तो हमने लड़ाई क्यों रोकी? हम लंबा जा सकते थे। हमें ये समझना चाहिए लड़ाई शुरू करना आसान है, बंद करना बड़ा मुश्किल है। आप दलदल में फंस जाते हो। दूसरा है, आपकी जो इकोनॉमी है उसको 8 से 9% आपने ग्रो करना है अगर 2047 तक आपको डेवलप कंट्री बनना है। अभी भी जो आपका ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, फौज है, उससे पाकिस्तान को क्या डर है? पाकिस्तान अभी भी हाई अलर्ट पे है, उसको $50 मिलियन चाहिए हर वीक हाई अलर्ट के लिए। उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास $186 बिलियन का कर्जा है। आपने जो कर दिया 4 दिन के अंदर, आप 2-2 साल में नहीं कर सकते देश। आपने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया, इकोनॉमिकली आपने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेस कर दिया और वो पानी को तरस रहा है। तो जितना करना था हमने हासिल कर दिया आपके हिसाब से? ये मुझे लगता है पद्माजा, ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मूव था। जब पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा था इस लड़ाई को बढ़ाने की बजाय, क्योंकि आपके मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए थे, आप अखिलेश जी नहीं फंसना ठीक है, चाहते थे। जितना उस वक्त करना था टारगेटेड, शॉर्ट एंड स्वीट, जितना करना था उतना कर दिया उस वक्त। देखिए, इस बात को मैं भी मानता हूं, चलिए आपकी बात को मान लिया, लेकिन ये घोषणा ट्रंप क्यों किया? ये घोषणा हमारे मोदी जी क्यों नहीं किए पहले? अरे भाई आपत्ति तो, और रोज वो बोल रहा है। काउंटर कीजिए गुरु प्रकाश, प्लीज बीच में नहीं मेरे भाई, यही बात है। हाँ, यही थरूर जी को बताया था भाई, रोज बोल रहा है क्या? और यहाँ थरूर जी ने आपको नहीं बताया लगता अखिलेश जी? शशि थरूर जी उस मीटिंग में थे। अरे शशि थरूर जी उस मीटिंग में थे और उनको बता दिया गया था। आपको लगता है उन्होंने बताया नहीं है? बीच में नहीं, बीच ट्रंप पे ज्यादा विश्वास है आपको? लड़ो, ट्रम्प कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए हैं क्या? करके लड़ा रही हैं आप लोग भाई। लड़ाइए, ठीक है, यही बोल रहे हैं, कुछ भी बात करते हैं आप लोग। अरे ऐसे थोड़ी होता है, यही बुरा लगता है आप लगातार आप लोग झूठ, निराधार, बेबुनियाद बात। शशि थरूर जी क्यों थे उस मीटिंग में? इसी तरह लड़ाने की बात करेंगी। शशि थरूर जी क्यों थे आप बता दीजिए अखिलेश जी, मैं चुप हो जाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? शशि थरूर जी क्यों थे? शशि थरूर जी को दिक्कत क्यों नहीं उस बात से? सुन तो लीजिए। अरे थरूर जी थे भैया उस बैठक में, थरूर जी को वहीं पे प्रॉब्लम रेज करना चाहिए। रोज क्यों नहीं किया? अरे शशि थरूर देश नहीं हो गए हैं भैया आप लोग। कांग्रेस पार्टी की व्याकुलता है, सेना की शौर्य और पराक्रम पे सवाल खड़ा कर रहे हो आप। ऑपरेशन चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप उनको इनवाइट कर रहे हैं, आप भी बोलिए, कर लो, आप चैनल चला लो, आप मजा मजा मजा। अजय राय जी ने क्या बोला था?
आप लोगों को जब अजय राय जी ने वो हवाई जहाज नहीं दिखाया था, उनको नहीं बोला था आपने वो बिगाड़ अखिलेश जी सच बात तो ये है, सच बात तो ये है कि आज आप जो स्टैंड रख रहे हैं, और मैं आप विजय जी अवधेश जी को इसमें लाना चाहती हूँ, सच बात तो ये है कि आज आपका जो स्टैंड है मुझे ना, पूरा समय दीजिए, जो मुझे बोलने नहीं दिया समय दीजिए। नहीं आप ओपन डिबेट कर रहे हैं ना, विजय जी और 17 मिनट बोल रहे हैं आप। विजय जी और अवधेश जी बोल रहे हैं, 15 मिनट आपको पूरा दिया था सर, गिन करके। देखिए ये तो कभी कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है, जैसे कि आप जवाबों से सेटिस्फाइड नहीं है, आप वक्त से सेटिस्फाइड नहीं है। मेरी बात अरे सर एक सेकंड आ रही हूँ, आप दोनों पत्रकार बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं। क्या मैंने समय मांगा? अवधेश जी सच बात तो ये है कि आज के दिन लड़ा करके टाइम तो उधर जाने दिया, तो मैं भी बीच में बोलूंगा इसी तरह से। नहीं आप ओपन है, आप बीच में बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर आपको कोई काउंटर पॉइंट रखना है प्लीज रखिए सर। नहीं हम नहीं बोलते हैं, नहीं काउंटर, नहीं हम अनुमति लेके उंगली उठा के टाइम मांग के अखिलेश जी हम लोग श्रोता थोड़े हैं, एक डिसेंट डिबेट करने आए हैं यहाँ पे भाजपा कर रहे हैं। मुझे सर हम डिसेंट ही डिबेट कर रहे हैं और पूरा वक्त देके कर रहे हैं। एक सेकंड, अब मैं दोनों पत्रकारों से पूछना चाहती हूँ, सच बात यह है कि आज के दिन कुछ तो होगा ना इस आप स्टैंड में, लोगों का यही हाल है। शशि थरूर भी ट्रंप का संसद में आकर के इस बात पर अपनी हामी नहीं भरना करते हैं। अब नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं मोदी जी और मीडिया ट्रंप को क्यों डिफेंड करता है? मोदी जी और कोई ट्रंप को डिफेंड नहीं कर रहा, उन पे अगर सबसे ज्यादा कोई भरोसा कर रहा है तो आप कर रहे हैं। आपकी हर कोई ट्रंप को इग्नोर कर रहा है, उनकी खुद की पार्टी उनको इग्नोर कर रही है अभी, और आपने उनके शब्दों को एकदम ब्रह्म वाक्य मान लिया है कि जो ट्रंप कह रहे हैं वही सही है। एम्बेसडर को बुला के क्यों नहीं कह रहा है कि मिस्टर ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो? अरे सर ऐसा कौन बोलता है? एम्बेसडर को बुला करके अमेरिका के विदेश मंत्री को क्यों नहीं बुला के बोल रहे हैं? सर 2029 में जब आपकी सरकार बनेगी तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली उनको बुला करके डिमांड दीजिएगा कि आप 10 साल झूठ बोल रहे थे और ट्रंप सबसे बड़े झूठ हैं, आप उनको जरूर दीजिएगा डिमांड। हमने तो दिखा वैसे आज तक की कूटनीति में किसी देश की कूटनीति में ऐसा हुआ तो नहीं है, मेरे को जितना याद है। कितने फूहड़पने से आप डिफेंड कर रही हैं? सर फूहड़पना क्या है? ये तो मतलब फैक्चुअल है। आप अगर ऐसा लॉजिक देंगे सर, हो जाए तब करिएगा। एस जयशंकर अभी बोल रहे हैं, जल्दी से सुन लेते हैं। The integrated checkpost Athari would be closed with immediate effect. 3. Pakistani nationals who are traveling under SARC visa exemption scheme will no longer be allowed to do that. 4. The defense, naval and air advisors of the Pakistani High Commission would be declared persona non grata. And 5. The overall strength of the High Commission would be brought down to 30 from the number of 55. It was very clear, Honorable Speaker, sir, that after this first set of steps approved by the Cabinet Committee on Security, that India's response to the Pahalgam attack will not stop there. Our task, from a diplomatic perspective, from a foreign policy approach, was to shape the global understanding of the Pahalgam attack. What we tried to do was to bring out to the international community Pakistan's long-standing use of cross-border terrorism. We highlighted the history of terrorism in Pakistan and how this particular attack was meant to target the economy of Jammu and Kashmir and to sow communal discord among the people of India. Our messages were two. One, zero tolerance of terrorism, and 2, the right to defend our people against terrorism. So all the interactions we did, the diplomatic briefings, we called all the embassies for briefings, we interacted with the media. All of this was aimed at these two objectives: zero tolerance of terrorism and the right to defend ourselves, right to defend the people of India against cross-border terrorism. Now, the focus for our diplomacy was understandably the UN Security Council. And Honorable Speaker, sir, the challenge for us was that at this particular point, Pakistan is a member of the Security Council. We are not. So we had to achieve our objectives in a Security Council where Pakistan is a member. Now, our goals in the Security Council were two.
One, to get an endorsement from the Security Council of the need for accountability, and two, to bring to justice those who perpetrated this attack. And I am glad to say, Speaker Sir, and I hope that this is appreciated and recognized by the House. If you look at the Security Council statement of 25 April, the members of the Security Council condemned in the strongest terms the terrorist attack. They affirmed terrorism in all its forms and manifestations constitute one of the most serious threats to international peace and security. And most important, the Council underlined the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice. I highlight this, Speaker Sir, because this statement of the UN Security Council resonated throughout the international community. So when many honorable members asked today, where was the world on Pahalgam? I think the answer is there. The answer is there in a Security Council statement which says hold them accountable, bring them to justice, and that is exactly what we did through Operation Sindoor. Now, I also want, Honorable Speaker Sir, through you, to bring to the attention of the House a very interesting development pertaining to the TRF, the Resistance Front. When the Security Council was debating this on the 25th of April, and TRF had twice claimed responsibility for the Pahalgam attack, Pakistan defended the TRF. Pakistan tried to get any mention of TRF excluded, and in fact the Pakistani foreign minister told his parliament that this is a great diplomatic achievement. Now, I mention it because today, again, thanks to our diplomacy, the TRF has been designated as a global terrorist organization by the US government, and the same Pakistani foreign minister who took so much pride saying, I defended the TRF, says, well, now if the US has done this, we accept it. So that is where the Security Council issue stood. If I could then, sir, move on to the diplomacy from 25th of April till the commencement of Operation Sindoor. During this period, there were obviously a number of phone calls, a number of conversations. At my level, there were 27 calls. At Prime Minister, I think almost 20 calls. About 35, 40 letters of support came in. And what we tried to do was to create a narrative, prepare the diplomacy for the launch of Operation Sindoor. And the result of that diplomacy, Honorable Speaker, sir, there are 193 nations of the members of the United Nations. 193. Only 3, apart from Pakistan, opposed Operation Sindoor. Only 3. If you look through this period, and I would be very happy to share with the House the exact positions of various governments, overwhelmingly, there was recognition that terrorism is unacceptable, that a country which has been attacked has a right to defend itself, and that India was doing exactly that. Now, when Operation Sindoor was launched, we spelled out our objectives. There was a statement, Honorable Raksha Mantri ji referred to it in his statement, where we put out for the benefit of our own people, for the international community, that Operation Sindoor was hitting the terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attacks had been planned and launched. We highlighted that 9 sites had been targeted, and we said that our actions are focused, measured, and non-escalatory in nature. And we were living up to the commitment that those responsible for this attack will be held accountable. This was the commitment which was endorsed by the UN Security Council, thanks to our diplomacy. It was a commitment made by the Prime Minister to the people of India that we would hit
those symbols, those sites, those planning places. So today, when I hear many questions from across the aisle, I want to say, which one of you imagined that Bhavalpur and Muridke would be brought down the way it was? Which one of you thought? When did you even think of it during your tenure? Did it even cross your mind? In fact, on the contrary, you ruled it out after 26/11. So I think our objectives are very clear. We wanted to send a message to the terrorists. We wanted to send a message to Pakistan that do not continue this support for terrorism. And I think on the morning of 7th of May, that message went home loud and clear. Now, sir, during this period, there was, when the operations were on, when the conflict, when the activities were on, operation is still continuing. A number of countries, number of their leaders, ministers, others called up. And they called up because people wanted to know what is happening. People wanted to know what is the thinking of India. People wanted to understand what we are doing. And I would like to share with the House, sir, through you, to everybody, we gave a common message. The common message was India is exercising its right to defend itself against terrorism. Number two, the targets which were hit on the 7th of May are known terrorist headquarters and infrastructure. Number three, there will be no mediation. Anything between us and Pakistan is bilateral. Number four, we will never bow down to nuclear blackmail. Number five, we are responding to Pakistani military attacks because after Operation Sindoor was launched, they had started targeting our military facilities. And we will continue to hit the Pakistani military. If the fighting is to stop, Pakistan must request it. And that request must come through the designated channel of DGMOs. This was a common message that we had given to many people who had called us during that period. Our position was very, very clear in how we were approaching the progress of Operation Sindoor. Now, sir, many members asked, some out of genuine curiosity, some perhaps less, what was the international support? How much international understanding was there of India's position? I would like to share with you a sample. So let me start with countries who are known to be partners of India. Quad. Quad gave a statement which says the Quad unequivocally condemns all acts of terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. We condemn in strongest terms the terrorist attacks in Pahalgam on 22 April and call for perpetrators, organizers, and financiers of this reprehensible act to be brought to justice without any delay. Now, sir, this is the Quad. Now, let us look at a different grouping, BRICS. Now, BRICS has China as a member, Russia as a member, it has Iran as a member, Brazil, South Africa, Egypt. BRICS also condemned the April 22 attack. It reaffirmed its commitment to combating terrorism, again including cross-border terrorism. Now, I would like members of this House to understand, if India is attacked, if there is a terrorist attack on India and a country says we condemn cross-border terrorism, I think it is obvious to everybody what that cross-border terrorism is. So, I then move on, sir, to the Central Asia. The Central Asian countries opposed providing safe haven, using terrorist proxies for cross-border terrorism, for terror financing. Now, I can cite statements from the Indian Ocean Rim Association, from individual countries, range of them. President Putin, for example, has said, he wrote to our president and said this brutal crime has no justification whatsoever and its perpetrators will face a deserved punishment.
The President of Paraguay has said that he expresses solidarity and recognized India's legitimate right to self-defense. So the main point, the common thread, sir, which I would like to bring out is that number one, a cross-border terrorism across the board has been recognized, all forms and manifestations, opposition to condemnation of Pahalgam terrorist attack, and the right of India to bring people to justice. Now, sir, in addition to that, I would particularly like to mention 2 or 3 other developments. One, the American designation of TRF. On the 17th of July, the Department of State designated TRF as a foreign terrorist organization and a specially designated global terrorist. Now, this comes in the wake of the extradition of Tahawur Rana, who was involved in the 26/11 attack. And when people ask today, how successful is your foreign policy? Where is your diplomacy? I want to say that Tahawur Rana, which many of you tried for so long to get, is finally here because of us. I want to say TRF was designated not because somebody out there made a remark. TRF was designated as a global terrorist organization because our diplomacy persuaded another country to do that. Now, our strong stance has resonated across the world. I was some time ago in Germany, and standing next to me, the German foreign minister said, India has every right to defend itself against terrorism, and Germany will support this fight against terrorism. Similar position has been taken by France, similar position has been taken by the European Union. So, what I would like to highlight, sir, is that today, where Operation Sindoor is concerned, there has been, the world sees what it is about. The world realizes this is a fight against terrorism. It is felt that India has acted responsibly but firmly. Now, I would like, sir, to address one particular aspect because some members have brought it up. And this is regarding the US activity during this period. Sir, I'd like to inform the House that on the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. Now, sir, that attack took place and was foiled by our armed forces, and I think the House should collectively appreciate the performance of the armed forces in foiling what was a massive attack on the 9th and 10th of May. Now, our response, which the Prime Minister promised, was delivered, and it was delivered with devastating effect. I don't have to say anything. Every member has seen satellite pictures of Pakistani airfields. You can see from the state of those airfields, which shown by the pictures, what was our answer. Now, on the 10th of May, we received phone calls sharing the impression of other countries that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that request came. Now, I want to make 2 things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump
from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet.